हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो है मैं आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी, जो कि है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें जो कि जो है बहुत ही बड़े नंबर का 2 क्वेश्चन इससे बनता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक आना ज़रूर से ज़रूर कंफर्म है। फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हाफ ईयरली में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हाफ ईयरली में आपका थ्योरी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके लिए हाफ ईयरली की तैयारी करने के लिए आप लोग जो है थ्योरी सेक्शन ज़्यादा पढ़िए। मतलब फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरा 6 मतलब जितना भी आपका आता है वो पूरा पढ़िए, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मेरी आराम से मिल जाएगा। उसको आप लोग पढ़िए और इससे जो है आपका जो हाफ ईयरली है वो बहुत ही अच्छा जाएगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या कहता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि ये वो ट्रांजैक्शन पहले आइडेंटिफाई किए जाएंगे जो मॉनेटरी टर्म है, जो मॉनेटरी टर्म में है, जो जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, वो ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। जो नॉन मॉनेटरी टर्म ट्रांजैक्शन उन्हें हटा दिया जाता है। जो मॉनेटरी टर्म ट्रांजैक्शन उन्हें जो है आइडेंटिफाई पहले किया जाता है, उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स की बुक में। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। उसके बाद वाउचर जो है मतलब कि वाउचर बनाए जाते हैं, जो कि अलग अलग कंपनियों के वाउचर आप लोग तो देखे होंगे। जो बिल्स दिए जाते हैं हमें, वो उसका एक मतलब उसे जो है बीच में कार्बन लगा दिया जाता है। एक वाउचर हमें दिया जाता है, मीन्स एक बिल हमें देते हैं, एक बिल उनके पास होता है, वही वाउचर होता है बेटा। ठीक है, वही वाउचर होता है। तो वाउचर अलग अलग कंपनियों के ऑलरेडी छपे हुए होते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो है सारे ट्रांजैक्शन, पूरे दिन के ट्रांजैक्शन का 100 ट्रांजैक्शन कंपनी ने किए तो 100 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या किया जाता है, रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की बुक कौन सी होती है, वो आप लोग समझ लीजिए बेटा, वो होती है जर्नल एंट्री। ठीक है, वो होती है जर्नल एंट्री, जो कि आप आगे आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद उसे जर्नल एंट्री के रूप में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जांपल मैं आप लोग को दे देती हूँ, जैसे कि मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हुआ उसका एग्जाम्पल। मतलब जर्नल इसे कहते हैं, जर्नल एंट्री के रूप में इस सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर जाता है। एक क्रोनोलॉजिकल मेथड, क्रोनोलॉजिकल यानी डे टू डे मतलब कि सीरीज में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जिससे पता चल सके कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से डे में कौन सी डेट पे हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं उसको लेजर पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, जो जर्नल एंट्री होती है वो जो है सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड की जाती है एंट्री के रूप में। फिर लेजर में क्या करते हैं कि हर पर्सन का जो है रिकॉर्ड मतलब कि पर्सन बाय पर्सन, जैसे हमने जो 10 लोगों के साथ जो है मतलब कि बिजनेस किया, मोहन, सोहन, रीटा हैं, इस तरीके से 10 लोगों के साथ अगर मतलब ट्रांजैक्शन किया और एक लोगों के साथ हम लोगों ने कई बार मतलब 10 बार ट्रांजैक्शन किया, तो हम लोग बार बार उसे पलटने चले जाएंगे जर्नल में कि ये मतलब सोहन का यहाँ पर भी है, फिर उसके बाद दूसरा कहाँ है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जाएगा। तो इसके लिए लेजर अकाउंट बनाया गया है, जिसमें जो है अगर जो है राम का कई बार ट्रांजैक्शन है, तो उसे लेजर में राम अकाउंट नाम मतलब कि राम का एक अकाउंट बना दिया जाएगा, जिसमें जो है राम के साथ जितने ट्रांजैक्शन है उन्हें एक जगह लिख दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इस लेजर से क्या फ़ायदा होगा कि जो है जितने भी ट्रांजैक्शन राम के होंगे वो एक जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग लेजर बना देते हैं। ये होता है लेजर का फायदा, मतलब कि जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं इसीलिए, जिससे जो है सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सके और जो है वो आराम से एक जगह पे हमें मिल जाए। ठीक है, इसके लिए अलग अलग सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे एक मतलब कि उसे जो है क्रोनोलॉजिकल मेथड या फिर डे टू डे मतलब टाइप जो है बना दिया जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हम लोग आगे सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या क्या बताता है कि ट्रायल बैलेंस हमें कंपनी की प्रॉफिट और लॉस, कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये बताता है। और बैलेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है बैलेंस शीट, जो कि हमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटी बताते हैं कि कंपनी में कितने एसेट हैं और कितनी लायबिलिटी है वो बताता है। ट्रायल बैलेंस ये चेक भी करता है कि लेजर जो बना है वो सही बना है, मतलब ट्रायल बैलेंस ये चेक भी हो जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने से कि जो लेजर ऊपर बना है वो सही बना है, उसमें किसी तरह का ओमिशन या फिर किसी तरह का फ्रॉड या फिर किसी तरह की मिस्टेक नहीं हुई है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब बनता है तो उसका दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस सेम है, मतलब दोनों साइड यानी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का बैलेंस अगर सेम है तो मतलब कि जो लेजर बना है वो एकदम सही बना हुआ है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इसलिए भी बनाते हैं जिससे ये पता चल सके कि लेजर सही बना है, मतलब ऊपर वाला जो स्टेप है वो सही है। और उसके बाद फिर इसलिए बनाते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट और लॉस पता कर सके हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर और दूसरा स्टेटमेंट क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग किस लिए बनाते हैं, टू नो द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ओके, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे हम लोग अब आते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मतलब कि अकाउंट का बेस क्या है, मतलब ये अकाउंट का बेस, मतलब अकाउंटिंग किस किस बेस पे की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मतलब अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, तो दो मेन पार्ट हैं जो हमें पढ़ना है। एक है कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूवल बेसिस। ठीक है, एक है कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूवल बेसिस। तो इसमें क्या होता है, मतलब कैश बेसिस क्या बोलता है, रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं बची थी तो फिर मैंने ऊपर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, जिससे एक बार में पूरा मतलब एक बार में लिख दिया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट है रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, मतलब कैश जो कैश बेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखता है, मतलब जिसमें पेमेंट होता है वही जो है ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्रूवल बेसिस क्या करता है, रिकॉर्ड कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब ये क्या करता है, सारे ट्रांजैक्शन को लिखता है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, वो ये सारे ट्रांजैक्शन को लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। ठीक है, जितनी भी इनकम है वो जब रिसीव की जाती है तभी लिखी जाएगी। ठीक है, ये बोलता है कि जितनी भी इनकम है वो रिसीव होगी, जब मिलेगी तो लिखी जाएगी, और जितनी भी एक्सपेंस है वो जब हम करेंगे तभी, मतलब जब हम उसे पे करेंगे, ठीक है, तभी लिखे जाएंगे। मतलब कैश बेसिस कहता है कि जितने भी इनकम है एक्सपेंस है वो तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे जब उसे दिया या फिर लिया जाएगा। ठीक है, यानी इनकम जब हमें मिलेगी तब हम लिखेंगे और एक्सपेंस जब हम उसे करेंगे तब हम उसे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या उसमें एक्रूवल बेसिस में क्या कहते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर रिकॉर्डेड वेदर दे आर रिसीव्ड और पेड और नॉट। ठीक है, मतलब सारी इनकम सारे एक्सपेंस को लिख दिया जाता है इसमें, मतलब कि सारे इनकम सारे एक्सपेंस को लिख दिया जाता है इसमें, चाहे वो कैश पे हो या फिर क्रेडिट पे हो। जैसे कि हमारा रेंट है वो जो है 12,000 है 1 ईयर का। ठीक है, तो एक्रूवल बेसिस क्या कहता है, 12,000 रेंट है और उसमें से हमने सिर्फ 10,000 ही दिया। ठीक है, उसमें से हमने सिर्फ 10,000 दिया, तो एक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि 12,000 रेंट है, पूरा 12,000 लिखिए और 2,000 नहीं मिला है तो उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में डाल दीजिए। ठीक है, लेकिन लिखना पूरा 12 है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इस मेथड से जो अकाउंट बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा, इसमें जो है किसी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि
इस ये जो कहता है कि जो है अभी जब मिलेगा तब लिखेंगे, तो फिर जब हमें मिलेगा तो हम भूल भी सकते हैं, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं, ठीक है। तो इसमें जो बैलेंस है वो सही नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो बैलेंस है वो एकदम करेक्ट आएगा, इसमें बैलेंस करेक्ट होने के चांसेस बहुत ही हाई हैं, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड ये है नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो इसमें ये जो कंपनी एक्ट है 1951 वो इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मतलब ये उसके अंडर में नहीं आता है, वो उसे इस मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। रिकॉग्नाइज अंडर कंपनी एक्ट इसे रिकॉग्नाइज करता है, मतलब इस मेथड को वो अपने अंडर लेता है कि ये मेथड जो है सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्थ क्या है, डू नॉट असरटेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सही नहीं आता है इसे, क्यों, क्योंकि जो है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को लिखा जा रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया जा रहा है, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सही हमें कभी भी नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, असरटेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सही एकदम एग्जैक्ट एकदम सही पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन को छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। लास्ट क्या है, सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल होता है, सुटेबल फॉर प्रोफेशनल्स के लिए ये कैश ट्रांजैक्शन बहुत ही सही होता है, ठीक है। जैसे प्रोफेशनल मतलब जैसे कि डॉक्टर हुए हैं, लॉयर हुए, इन लोग के जो ट्रांजैक्शन होते हैं अधिकतर कैश पे होते हैं, क्रेडिट पे नहीं होते हैं। लेकिन जो है एक्रूअल बेसिस किसके लिए होता है, अडॉप्ट बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस विद प्रॉफिट मोटिव। वो इंटरप्राइजेस जो प्रॉफिट मोटिव के लिए अपने आप को स्टैंड करती है मार्केट में, वो एक्रूअल बेसिस को अडॉप्ट करती है, क्योंकि उनको दोनों तरीके से जो है ट्रांजैक्शन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हुआ कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। इस चैप्टर में दो ही क्वेश्चन है, एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आप ये दोनों पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए अपनी कॉपी में, जिससे साथ ही साथ आपके नोट्स भी बनते जाएं और जो है आपका जो है आपको याद भी होता जाए और आपको किस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में ना आए, बहुत ज्यादा एफर्ट आपको एग्जाम में ना लगाना पड़े, ठीक है। तो बाकी ठीक है बस। और मेरा ये एफर्ट है, जो मैं जो एफर्ट कर रही हूँ, इसको प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। तब अगर आपका जो लव है, अफेक्शन है, वो इसी से जो है हमारे तक आएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।